स्वागत है आपका आर स्टडी टाइम पर और आप देख रहे हैं आर स्टडी टाइम एंड एजुकेशन पॉइंट। देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे उत्तर प्रदेश में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के जो एडेड जूनियर हाई स्कूल में भर्ती का शासनादेश जारी हुआ है, गवर्नमेंट ऑर्डर जियो। उसको डिटेल में उसकी बारीकियों समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस जियो के लिए लोगों के बीच में काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है। क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, उसके विषय में बहुत सारे लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग रही है। और दूसरी बात, इसका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, जैसे कि लैंग्वेज वाले लोग केवल इंग्लिश ही भरेंगे या केवल हिंदी ही भरेंगे या केवल उनका संस्कृत ही भरा जाएगा, यानी कि अगर इंग्लिश भरते हैं तो केवल इंग्लिश का पेपर होगा, या अगर केवल हिंदी भरते हैं तो हिंदी का ही पेपर होगा, या फिर अगर केवल संस्कृत भरते हैं तो केवल संस्कृत का पेपर होगा। ऐसे बहुत सारे डाउट के लिए आपके बने हुए हैं लोगों के बीच में। एसएसटी का तो ऐसा कोई बड़ा डाउट है नहीं, क्योंकि एसएसटी में आपके तीनों चारों जितने भी सब्जेक्ट हैं, आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स, इकोनॉमिक्स, वो सभी चीज़ उसके अंदर आएंगी। और एक सबसे बड़ा डाउट आपका है मैथ साइंस के विषय में। मैथ साइंस के विषय में लोगों का ये डाउट, मोस्टली लोगों का ये डाउट है। डाउट क्या है, वो उनको कंफर्मेशन एक तरीके से कंफर्म भी है वो कि आपका जो मैथ फिल करेगा अपने फार्म में, उसको मैथ का ही पेपर देना पड़ेगा, यानी जो 100 क्वेश्चन आएंगे वो पूरे मैथ के होंगे। और जो साइंस फिल करेगा उसको पूरे जो क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आएंगे अपने सब्जेक्ट के, वो पूरे उसको अपने साइंस के होंगे। तो इस तरीके से ये काफ़ी सारे मिसअंडरस्टैंडिंग हैं। मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे इस सब चीज़ को डिस्कस करूँगा, अपनी अंडरस्टैंडिंग, और जो अभी थोड़े दिन पहले शासनादेश जारी हुआ है उसमें जो भी बात लिखी हुई है उसको आधार बनाकर मैं आपके सामने अपनी बात रखूँगा। तो आप अपनी स्क्रीन पर शासनादेश जो जारी हुआ है, गवर्नमेंट ऑर्डर, इसको देख पा रहे होंगे। इसको डिटेल में देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, इसकी बारीकियों को, क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन मांगी है और इसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा। तो पहली बात इसमें आप देख पा रहे हैं सबसे ऊपर कि ये आपका उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा लिखा गया है पत्र। और किसको लिखा गया है? सचिव को लिखा गया है, परीक्षा नियामक अधिकारी को, प्राधिकारी को, उत्तर प्रदेश प्रयागराज। तो इसमें क्या है डिटेल में, तो एक एक करके बारीकी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले इसमें आप अगर नंबर 1 पॉइंट को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि बिंदु संख्या 1 के संबंध में आपको अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल यानी कि जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की भर्ती की सेवा की शर्तें, यानी कि इसमें जो भर्ती, अध्यापक की जो भर्ती होंगी उसकी जो सेवा की जो शर्तें हैं, किस तरीके से भर्ती की जाएगी, उसकी बातें सब नियमावली 1978 के नियम 4 में मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती हेतु न्यूनतम अर्हताएं का उल्लेख है। यानी कि नियमावली 1978 के नियम 4 में सहायक अध्यापक के पदों पर जूनियर एडेड हाई स्कूल में भर्ती का जो प्रावधान है वो सब उल्लेख है किसमें? नियमावली 1978 के नियम 4 में। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि जो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि इसमें कोई मतलब कि टैट वगैरह का जिक्र नहीं किया है, तो अगर आप 1978 के नियम 4 को जाकर पढ़ेंगे तो उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि अगर आपको सहायक अध्यापक एडेड जूनियर हाई स्कूल में जो भी उसकी एलिजिबिलिटी तय की गई है, वो उसी के आधार पे आप अपना फार्म को फिल कर पाएंगे। तो यहाँ पे डिटेल देने की ज़रूरत है नहीं। इस वाली बात की क्लेरिफिकेशन आगे एक पॉइंट दिया हुआ है, वो आप देख लीजिए। सबसे ये देखिए 6 नंबर का पॉइंट लिखा है, इसमें लिखा हुआ है कि बिंदु संख्या 8 के संबंध में आपको अवगत कराना है कि भर्ती परीक्षा का आयोजन प्राथमिकता के आधार पर पहले करा लिया जाए, तत्पश्चात टीईटी परीक्षा 2020 का आयोजन किया जाए। तो ये वाली बात क्लियर है कि ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोग टीईटी जूनियर का पहले से पास है, क्योंकि जूनियर की जो एलिजिबिलिटी है टीचर बनने की, उसके लिए आपको टेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। और टेट क्वालिफाई आप तभी होंगे जब आपने बीएड किया हुआ होगा, बीएड आपने तभी किया होगा जब आप ग्रेजुएशन होंगे। तो ये वाली बात यहाँ से क्लियर हो जाती है कि अगर आप ग्रेजुएशन है तो आप इस फार्म को अप्लाई नहीं कर सकते किसी भी कीमत पर, क्योंकि
नियमावली 1978 के नियम 4 में ये लिखा हुआ है, आप चाहें तो उसको जाकर पढ़ सकते हैं कि उसमें जो अगर आप जूनियर हाई स्कूल में अध्यापक बनेंगे तो उसके लिए क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे डिटेल में ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, इन्होंने ऊपर मोटी मोटी बात लिख दी है कि नियमावली 1978 के नियम 4 में इसका वर्णन है। और सबसे लास्ट में इस वाली बात को और क्लियर कर दे रहे हैं ये कि प्राथमिकता के आधार पर इस भर्ती की परीक्षा को पहले करा लिया जाए, उसके बाद टेट की परीक्षा कराई जाए। यानी जिन लोगों ने टेट पहले से पास किया हुआ है पहले उनको नौकरी दी जाए और बाद में टेट कराया जाए, क्योंकि अगर ये भर्ती से पहले टेट कराते हैं तो नए लोग और टेट पास होकर आएंगे। इससे जो पिछले लोग हैं उनको ऐसा कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने पहले टेट पास कर लिया, उनको प्राथमिकता मिलनी ही चाहिए। तो उसके आधार पर ये भर्ती कर रहे हैं। और इसमें अब आ जाते हैं आपके जो दूसरा पॉइंट है। दूसरे पॉइंट में हम यहाँ से इसको पढ़ने की समझने की कोशिश करेंगे कि आपका इसमें लिखा है, देखिए, अतः सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर चयन हेतु भाषा, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विषय हेतु परीक्षा आयोजित कराई जाए। तो यहाँ पे समझ रहे हैं आप, भाषा में 3 भाषाओं का जिक्र इसमें आगे चल के किया गया है, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। अगर ये आपकी जो अलग अलग पेपर होता है, जैसे हिंदी वाले के लिए पूरा 100 नंबर का अलग पेपर है, इंग्लिश वाले के लिए 100 नंबर का पूरा अलग पेपर होगा, संस्कृत वाले के लिए 100 नंबर का पूरा अलग पेपर होगा। तो अगर ये ऐसी बात होती तो इन तीनों सब्जेक्टों को वो अलग अलग डिटेल में लिखते, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। इन्होंने तीनों भाषाओं को एक ही जगह पे लिख दिया है कि भाषा। दूसरी बात वो कह रहे हैं गणित एवं विज्ञान, गणित, विज्ञान और गणित। तो विज्ञान और गणित का इसका भी आगे डिस्कशन है, उसको भी जरा डिटेल में समझेंगे। पहले आगे और देखते हैं सामाजिक विषय में तो ऐसा कुछ है नहीं, तो सामाजिक विषय हेतु परीक्षा आयोजित कराई जाए। अब वो आगे कह रहे हैं इस हेतु भाषा, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विषय हेतु स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर स्नातक स्तरीय परीक्षा आयोजित कराई जाए। ठीक है साहब। आगे वो कह रहे हैं सामान्य ज्ञान का प्रथम प्रश्न पत्र सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा। ये तो बात क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट की बात होनी नहीं चाहिए। आगे वो कह रहे हैं भाषा, सामान्य अध्ययन तथा विज्ञान एवं गणित में किसी एक खंड का अभ्यर्थी को चयन करना है। अब यहाँ समझने वाली बात है, वो कह रहे हैं भाषा, सामान्य अध्ययन तथा विज्ञान एवं गणित, तथा विज्ञान एवं गणित। तो तथा जो शब्द है वो अलग कर रहा है सामान्य अध्ययन और विज्ञान एवं गणित को। विज्ञान एवं गणित साथ में है। वो कह रहे हैं इन तीनों में से किसी एक खंड का अभ्यर्थी को चयन करना है। अब आगे देख लेते हैं ये खंड कौन कौन से हैं। देखिए आप यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक हेतु खंड का के अंदर 3 भाषाएं इन्होंने दी हैं, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। यानी अगर आप खंड का को सेलेक्ट करते हैं तो आपका जो पेपर होगा वो तीनों का ही होगा, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत का। क्लियर हो रही है? ऐसा नहीं है कि आपने खंड का सिलेक्ट किया, खंड का को सेलेक्ट करने के बाद आपने फिर लैंग्वेज सेलेक्ट करी ना। खंड का अगर आपने सेलेक्ट किया है तो खंड का के अंदर 3 सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट को आपको 3 भाषाओं का आपका पेपर होगा, 3 सब्जेक्ट में आपको देना है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। अब ये सब 3 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस को कितने क्वेश्चंस में डिवाइड करें वो इनके ऊपर डिपेंड करता है। यानी 100 क्वेश्चंस होंगे और 100 क्वेश्चंस आपके 3 भाषाओं में बटे हुए होंगे। दूसरा खंड रहता है खंड खा। खंड खा सामाजिक अध्ययन का है। इसमें आप सब पढ़ेंगे हिस्ट्री और आपकी नागरिक शास्त्र और जो भी आपका हमारे आसपास आपका पर्यावरण है और जो आपका ज्योग्राफी है उस सब चीज़ के अंदर आएंगी। अब जो सबसे बड़ा डाउट है खंड गा का, अब वो ऊपर हमने पढ़ लिया है कि कोई सा एक खंड अभ्यर्थी को सेलेक्ट करना है, कोई सा एक खंड का चयन करना है। अब उसने ना खंड का चयन किया ना खंड खा का चयन किया। अब वो खंड किसका चयन करेगा? खंड गा का तो चयन करेगा, किसी का नहीं करेगा तो किसी का तो करेगा ना। तो खंड गा का अगर उसने चयन किया है, खंड गा में आप नोटिस कीजिए
खंड गा में उसने दोनों सब्जेक्ट दिए हैं, गणित और विज्ञान। क्लियर हो जाती है बात। अगर आप खंड गा को सिलेक्ट करेंगे तो दोनों सब्जेक्ट का आपको पेपर देना है। आपके जो 100 क्वेश्चंस होंगे उसमें गणित के क्वेश्चंस होंगे और विज्ञान के भी क्वेश्चंस होंगे। तो इस तरीके से इसको समझ सकते हैं क्या इसका मैटर है, क्या इसमें डिटेल्ड है। तो यही आपको अवगत कराना था कि एक जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है, जो इसको जियो को समझ में आया है जियो को पढ़ने के बाद, और बाकी कल नोटिफिकेशन आ ही रहा है, ज़्यादा इधर उधर के चक्कर में डाउट में नहीं पड़ना है, कल का इंतज़ार कीजिए। वैसे मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा डिटेल में उस नोटिफिकेशन में भी क्या दिया हुआ होगा, सब कुछ तो इसमें दिया हुआ है कि अभ्यर्थी को किसी एक खंड का चयन करना है। खंड का, खंड खा और खंड गा। खंड का में 3 भाषा हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको किसी एक भाषा का पेपर देना है। अगर आपने खंड का को चयन किया है तो खंड का के तीनों भाषाओं को आपको पेपर देना होगा। दूसरा खंड आपका खा खंड है। खा खंड सामाजिक अध्ययन का है। आप सामाजिक अध्ययन को चयन करेंगे तो सामाजिक अध्ययन के आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे पूरे सामाजिक अध्ययन के 100 के 100 क्वेश्चन होंगे, इसमें ऐसा कोई बड़ा डाउट नहीं है। और तीसरा जो सबसे बड़ा डाउट मैथ साइंस के विषय में था, तो अगर आप खंड का को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि मैथ साइंस खंड का में ही है, तो आप मैथ और साइंस दोनों का देंगे, क्योंकि खंड गा के अंदर वो मैथ और साइंस दोनों का ही जिक्र है। और सबसे मोटी बात इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब आपका अपर प्राइमरी यानी जूनियर का टीईटी सभी के लिए, साइंस वालों के लिए एक जैसा होता है, उसमें मैथ भी आती है, साइंस भी आती है, तो आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि आपकी जो भर्ती परीक्षा होगी उसमें केवल मैथ ही आएगा या केवल साइंस ही आएगी। जब सभी के लिए, मैथ वाले के लिए हो चाहे साइंस वाले के लिए हो, सबका एक ही पेपर होता है जूनियर का टीईटी, तो फिर आपकी भर्ती की परीक्षा में भी सबका मैथ साइंस वालों का एक ही पेपर होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन मैथ के और 50 क्वेश्चन साइंस के होंगे। तो ये सारा डिस्कशन था, आशा है आपको समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही ऑथेंटिक और आपकी सही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे आर स्टडी टाइम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।